सरकारी नौकरी की तैयारी करना, मुझे तो लगता है कि ये किसी बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम को खेलने जैसा है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा गेम जो कभी खत्म ही नहीं होता। वही तो, मतलब बाहर से देखने पर यही लगता है कि बस इस गेम का एक बॉस हराना है, एक लेवल पार कर लिया, मतलब नौकरी मिल गई, तो बस गेम खत्म। और लोगों को लगता है कि उसके बाद जीवन में हमेशा के लिए सुकून ही सुकून है। एकदम। लेकिन असल में जब कोई सिस्टम के अंदर पहुंचता है ना, तो पता चलता है कि गेम तो खत्म हुआ ही नहीं है, बल्कि एक नया लेवल शुरू हो जाता है। हाँ, एक नया और कहीं ज्यादा थका देने वाला लेवल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी अंतहीन चक्र को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो अध्ययन सामग्री है, आज हमारा मिशन यही समझना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी एक अंतहीन दौड़ क्यों बन जाती है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो लोग भी इस दौड़ में दोबारा शामिल हो जाते हैं जो पहले से ही सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, जो नौकरी पा चुके हैं वो फिर से परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस पूरी स्थिति को अक्सर सिर्फ बेरोजगारी के आंकड़े के तौर पर देखा जाता है। बस नंबर्स। हाँ, लेकिन अगर आप इसकी परतों को उधेड़ें तो ये सिर्फ रोजगार का सीधा साधा मुद्दा रह ही नहीं जाता। तो फिर ये क्या है? देखिए, ये एक ऐसा चक्र है जो हमारे समाज के ढांचे, प्रतियोगी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक तंत्र की बहुत गहरी खामियों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक चक्की की तरह है। बिल्कुल, एक चक्की है जो बाहर खड़े संघर्षरत युवाओं को तो पीस ही रही है, लेकिन जो लोग इसके अंदर पहुंच गए हैं उन्हें भी कोई खास राहत नहीं दे रही है। इसी संघर्ष को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। मैं सोच रहा था उस युवा के बारे में जो पिछले 4 या 5 साल से किसी छोटे शहर के एक तंग कमरे में बैठा है, या किसी लाइब्रेरी की उसी एक कुर्सी पर अपना पूरा दिन गुजार रहा है। हाँ, उसका पूरा संसार उन चंद किताबों के इर्द गिर्द सिमट गया है, और वो हर दिन देखता है कि उसके साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्त सफलता पाकर आगे बढ़ गए। उनकी जिंदगी एक नए सांचे में ढल गई है। राइट, लेकिन वो खुद उसी कुर्सी पर अटका हुआ है। और इस पूरी प्रक्रिया में हर साल लाखों नए छात्र स्कूल और कॉलेज से निकलकर इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं, जो पहले से ही खचाखच भरी हुई है। एकदम। मतलब ये कोई सामान्य प्रतियोगिता नहीं है। हर सुबह उठकर खुद के वजूद को साबित करने की ये जो जद्दोजहद है ना, ये मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से खोखला कर देती है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति को जन्म देता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था के सबसे ऊर्जावान साल, मतलब अपनी उम्र के सबसे बेहतरीन साल किसी एक ही लक्ष्य के पीछे लगा देता है, तो वो परीक्षा उसकी पहचान बन जाती है। वो इंसान और वो परीक्षा एक ही हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में जब असफलता हाथ लगती है ना, तो वो केवल एक परीक्षा में फेल होना नहीं रह जाता। तो क्या बन जाता है? इंसान को अपने अस्तित्व की विफलता लगने लगती है। उसे लगता है कि वो खुद एक फेलियर है। इस मानसिक दबाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ खुद की उम्मीदें थोड़ी टूटती हैं। सही कहा। इसमें सामाजिक ताने होते हैं, रिश्तेदारों के चुभने वाले सवाल होते हैं। वो तो सबसे ज्यादा चुभते हैं। हाँ, और परिवार का आर्थिक बोझ। ये सब मिलकर एक ऐसा घुटन भरा माहौल बना देते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव लगने लगता है। और इसी भयानक घुटन और मानसिक दबाव के बीच उन बेरोजगार युवाओं के मन में एक बहुत बड़ा गुस्सा पनपता है। हाँ, आज के हमारे सोर्स मटेरियल में इस बात को बहुत प्रमुखता से उभारा गया है। वो गुस्सा जो सिस्टम और पहले से नौकरी कर रहे लोगों पर निकलता है। बिल्कुल। उन छात्रों की सबसे बड़ी उलझनी यही होती है कि भाई, जो लोग पहले से ही किसी सरकारी पद पर बैठे हैं, जिन्हें एक बार सफलता मिल चुकी है, सुरक्षा मिल चुकी है, वो दोबारा उसी परीक्षा में बैठकर लाइन क्यों लंबी कर रहे हैं? वही तो, प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ा रहे हैं? बेरोजगारों के नजरिए से देखें तो ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये पहले से नौकरी कर रहे लोग महज अपने लालच के कारण ऐसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी भूखे इंसान के सामने से कोई ऐसा व्यक्ति रोटी छीन रहा हो जिसका पेट पहले से भरा हुआ है। एकदम सटीक उदाहरण है। तो उनका ये आक्रोश पूरी तरह से स्वाभाविक लगता है। हाँ, स्वाभाविक तो है। जब एक तरफ कोई शून्य पर खड़ा है और दूसरी तरफ किसी के पास एक सुरक्षित नौकरी है, और फिर भी वे दोनों एक ही कतार में खड़े हैं, तो हताशा पैदा होगी ही। हताशा तो होगी। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए केवल इस गुस्से से काम नहीं चलेगा। इसके पीछे के असली तंत्र को, उस मैकेनिज्म को समझना होगा। मतलब ये कोई साधारण लालच की कहानी नहीं है? बिल्कुल नहीं।
जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि वो व्यक्ति जो पहले से सुरक्षित सिस्टम के अंदर है, वो दोबारा बाहर आकर उसी धूल भरी लाइन में संघर्ष क्यों कर रहा है, तब तक समस्या की असली जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। एकदम सही। तो चलिए सीधे उसी जड़ पर प्रहार करते हैं। बेरोजगार युवाओं का ये सोचना कि वो लोग लालच में आ रहे हैं, ये शायद तस्वीर का सिर्फ एक ही हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है। तो उस सरकारी नौकरी की चारदीवारी के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो बाहर से नजर नहीं आता? क्योंकि स्रोतों में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आया है। हाँ, वो सेम ग्रेड पे वाला मुद्दा। राइट। ये देखा गया है कि लोग सेम ग्रेड पे, मतलब समान वेतन वाली नौकरी के लिए, और यहां तक कि कभी-कभी उससे भी कम वेतन वाली नौकरी के लिए दोबारा परीक्षा देते हैं। और यहीं पर इस पूरे चक्र का सबसे रहस्यमयी हिस्सा छुपा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इसे बाहर से देखे तो ये पूरी तरह से इलॉजिकल लगेगा, है ना? बिल्कुल अतार्किक लगेगा। कोई इंसान अपनी पक्की नौकरी छोड़कर फिर से वही माथापच्ची और तनाव झेलकर वैसी ही या उससे कम पैसे वाली नौकरी के लिए क्यों मरेगा? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत मेहनत करके एक बहुत महंगी और शानदार कार खरीद ली, हाँ? लेकिन अब उसके पास उस कार में बैठने का समय ही नहीं है। ऐसी नौकरी या ऐसी कार का क्या फायदा जहां इंसान अपने ही परिवार के साथ 2 पल सुकून से ना बिता सके? ये कार वाली उपमा आपने बिल्कुल सटीक दी है। इस चर्चा में पुलिस विभाग जैसी नौकरियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जहां से मोहभंग सबसे ज्यादा होता है। तो पुलिस विभाग में ऐसा क्या होता है? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के काम करने के तरीके को समझना होगा। जब कोई युवा बेरोजगार होता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है। उसे बस नौकरी चाहिए होती है। हाँ, उसका एकमात्र लक्ष्य आर्थिक सुरक्षा होता है। उसे लगता है कि बस किसी भी तरह एक ठप्पा लग जाए कि वो सरकारी कर्मचारी है। लेकिन जब वो असल में नौकरी में प्रवेश करता है, खासकर पुलिस विभाग या अन्य ऐसे विभागों में जहां आपातकालीन सेवाएं होती हैं, तो असली हकीकत से सामना होता है। कैसी हकीकत? पुलिस विभाग का ढांचा इस तरह से काम करता है कि वहां कर्मचारियों की हमेशा भारी कमी रहती है। अच्छा, बाप रे, 14 से 18 घंटे, मतलब ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, ये तो एक ढांचागत समस्या है जहां काम का कोई तय समय ही नहीं है। बिल्कुल तय समय नहीं है। वहां ड्यूटी का कोई अंत नहीं है। रात को 2 बजे भी अगर कोई आपात स्थिति आ गई तो उन्हें बुलाया जा सकता है। और छुट्टियों का क्या? छुट्टियां, जब त्योहार आते हैं, जब एक आम इंसान अपने घर में खुशियां मनाता है, तब इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। अरे बाप रे! विभागीय नियमों की कठोरता और काम का ये भारी बोझ इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई जीवन सिर्फ हर महीने खाते में वेतन आने से नहीं चलता। और यहीं से प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। एकदम। और प्राथमिकता बदलने का सबसे बड़ा कारण जो हमारे सामने उभर कर आया है वो है घर से बहुत दूर पोस्टिंग होना। ये सबसे बड़ा दर्द है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसे तो अच्छे कमा रहा है, लेकिन वो अपने घर से 600 किलोमीटर दूर तैनात है। वहां उसका ना तो कोई पारिवारिक जीवन है और ना ही कोई सामाजिक दायरा। और यही वो बिंदु है जहां मोहभंग चरम पर पहुंचता है। देखिए, इंसान केवल एक मशीन तो है नहीं जो सुबह से शाम तक बस काम करे। हाँ, वो एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल। जब किसी कर्मचारी को अपने ही बच्चों के स्कूल के कार्यक्रमों में जाने का समय नहीं मिलता, या जब वो अपने बूढ़े माता पिता की बीमारी में उनके पास नहीं पहुंच पाता, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती होगी। फ्रस्ट्रेशन से भी ज्यादा किसी करीबी के सुख दुख में शामिल न हो पाना, ये उस इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तब वो तथाकथित सुरक्षित सरकारी नौकरी उसे एक सोने का पिंजरा लगने लगती है। सोने का पिंजरा, क्या बात कही है आपने। और यही कारण है कि गृह जनपद यानी अपने होम टाउन या गृहनगर के आसपास की पोस्टिंग एक बहुत बड़ी जरूरत बन जाती है। यानी वो सुकून की तलाश में है, रुतबे की नहीं। एकदम सही पकड़े आप। लोग सेम ग्रेड पे या कम वेतन वाली क्लर्क की नौकरी को भी इसलिए प्राथमिकता देने लगते हैं क्योंकि वो दफ्तर उनके घर से बस 10 किलोमीटर दूर होता है। वो रोज शाम को घर तो आ सकते हैं। हाँ, वे 500 किलोमीटर दूर किसी बहुत रुतबे वाली नौकरी में 14 घंटे की ड्यूटी करने के बजाय अपने परिवार और समाज से जुड़े रहने के लिए इस अंतहीन परीक्षा प्रणाली में दोबारा कूदने को तैयार हो जाते हैं। मतलब उनकी नजर में जीवन की गुणवत्ता, जीवन का सुकून वेतन के कुछ हजार रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है। बिल्कुल, पैसा सब कुछ नहीं रह जाता। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लेती है। देखिए, एक इंसान का अपने मानसिक सुकून के लिए, अपने परिवार के लिए नौकरी बदलना, ये मानवीय स्तर पर तो पूरी तरह से जायज है। हाँ, हर कोई अपनी खुशियों को ही चुनना चाहेगा। लेकिन इस व्यक्तिगत चुनाव का
एक बहुत बड़ा और भयानक प्रशासनिक असर भी होता है। हाँ, और वो असर है खाली छूट जाने वाली सीटें। राइट, खाली सीटें। और यहीं से ये पूरा चक्र प्रशासन के लिए एक बुरे सपने में बदल जाता है। होता क्या है असल में? होता ये है कि जब ये नौकरी पेशा व्यक्ति दोबारा परीक्षा देता है तो वो अपनी योग्यता के बल पर एक नई सीट पर अपना कब्जा जमा लेता है। उसने कट ऑफ क्लियर कर लिया। हाँ, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कई बार उसे वो मनपसंद पद या अपने घर के पास की लोकेशन मिल ही नहीं पाती जिसके लिए उसने ये पूरी माथापच्ची की थी। तो फिर वो क्या करता है? वो नई नौकरी को ज्वाइन ही नहीं करता होगा? बिल्कुल, वो पुरानी नौकरी में ही रह जाता है और नतीजा ये होता है कि वो नई सीट खाली रह जाती है। ये कितनी अजीब स्थिति है। एक तरफ तो लाखों बेरोजगार युवा एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं, सालों से इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सीटें सिर्फ इसीलिए खाली पड़ी हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने परीक्षा पास की उसे वो जगह रास नहीं आई। इससे तो सिर्फ बेरोजगारों का ही नुकसान नहीं है, सरकारी विभागों का कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित होता है। मतलब जिस विभाग को 100 कर्मचारियों की सख्त जरूरत थी, वहां अंत में सिर्फ 60 ही पहुंचते हैं और बाकी 40 कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। ये पूरी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी ढांचागत विफलता है। एक चयन प्रक्रिया जो 3-3 साल तक चलती है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाँ, करदाताओं का पैसा, वो पूरी प्रक्रिया अर्थहीन हो जाती है जब अंत में पद खाली ही रह जाएं। और इसी विफलता को दूर करने के लिए अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही तार्किक समाधान सुझाया गया है, वेटिंग लिस्ट प्रणाली। प्रतीक्षा सूची, ये सबसे जरूरी कदम है। इसके तंत्र को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो बात यह है कि अगर तय समय सीमा के भीतर कोई चयनित उम्मीदवार नई नौकरी ज्वाइन नहीं करता तो विभाग उन खाली पदों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करे। हाँ, और तुरंत एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दे। बिल्कुल। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जिन छात्रों के अंक कट ऑफ से सिर्फ दशमलव अंकों से पीछे रह गए थे, 0.5 से रह गए या 1 नंबर से रह गए, हाँ, उन्हें वो खाली सीट मिल जाएगी। ये तो एक सीट एक नौकरी के सिद्धांत को जमीन पर उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और सबसे ज्यादा न्याय संगत भी। मतलब सोचिए, उस उम्मीदवार की मानसिकता जो 0.5 अंक से बाहर हो गया हो, वो टूट जाता होगा। और जब उसे ये पता चलता है कि आगे वाले ने तो सीट ली ही नहीं, तो वो हताशा से भर जाता है। वेटिंग लिस्ट उस मेहनत करने वाले उम्मीदवार को उसका हक दिलाती है। और दूसरी तरफ सिस्टम को भी बिना किसी नई प्रक्रिया के तुरंत एक योग्य कर्मचारी मिल जाता है। दोनों का फायदा है। पर एक मिनट रुकिए। वेटिंग लिस्ट का ये आइडिया सुनने में तो बहुत न्याय संगत और लॉजिकल लगता है, एकदम सटीक। हाँ, लेकिन क्या नौकरशाही सच में ऐसा करना चाहेगी? मतलब उनके नजरिए से देखें तो हर महीने या हर 6 महीने में खाली पदों का हिसाब रखना, फिर से कट ऑफ मिलाना, नई लिस्ट निकालना, ये तो अतिरिक्त काम लगेगा उन्हें। वो इनफ। ये तो सिरदर्द बढ़ाने वाली बात होगी। कोई भी सरकारी विभाग खुद होकर अपना काम क्यों बढ़ाना चाहेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर यही तर्क देकर इस प्रक्रिया को टाला भी जाता है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि ये अधिकारियों के लिए एक बड़ा बोझ है। तो क्या ये बोझ नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर इसके पीछे के अर्थशास्त्र और प्रशासनिक समय को गहराई से समझें तो वेटिंग लिस्ट असल में काम बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि काम को कई गुना कम करने वाला कदम है। वो कैसे? ये तो बहुत विरोधाभासी बात लग रही है। मैं समझाती हूँ। इसे इस तरह से देखिए, जब पद खाली रह जाते हैं तो उस विभाग का रोजमर्रा का काम बुरी तरह प्रभावित होता है। फाइलों का अंबार लग जाता है। काम तो रुकता ही होगा। फिर उन बचे हुए पदों को भरने के लिए विभाग को 2 या 3 साल बाद एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। अब उस नई भर्ती का मैकेनिज्म देखिए। फिर से शुरुआत। हाँ, विभाग को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी, फिर विज्ञापन निकालना होगा, फिर परीक्षा कराने के लिए नई एजेंसियों को टेंडर देना होगा। अरे बाप रे! और लाखों बच्चों के लिए परीक्षा केंद्र तय करना, प्रश्न पत्र बनवाना। बिल्कुल, लाखों उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना, पुलिस लगाना, पेपर लीक होने का डर हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। और अगर लीक हो गया तो कोर्ट कचहरी के मामले अलग। देखा आपने, ये पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक समय, ऊर्जा और सरकारी खजाने की एक बहुत बड़ी बर्बादी है। सच में ये तो बहुत बड़ा झमेला है। इसके तुलना में जो परीक्षा पहले ही बिना किसी विवाद के पूरी हो चुकी है, जिसके नतीजे आ चुके हैं, बस उसमें से योग्य उम्मीदवारों की एक वेटिंग लिस्ट जारी करना कहीं ज्यादा आसान है। सस्ता और तेज भी है। बिल्कुल,
ये नौकरशाही के सिरदर्द को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है। मतलब एक बार की थोड़ी सी इच्छा शक्ति भविष्य के करोड़ों रुपए और सालों के झंझट को बचा सकती है। हाँ, अगर वो दूरदृष्टि रखें तो। लेकिन फिर वही पुरानी बात सामने आती है। आइडिया तो बेहतरीन है, कागजों पर इसका अर्थशास्त्र भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन दुनिया में कोई भी अच्छा विचार सिर्फ इसलिए जमीन पर लागू नहीं हो जाता क्योंकि वो तार्किक है ना? तर्क से व्यवस्थाएं नहीं बदलती, तो इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव आता है। कोई भी व्यवस्था खुद से अपने नियम नहीं बदलती। तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव की दिशा में उठाए जाने वाले कदम या कहें जो सामूहिक प्रयास जरूरी हैं, उनके बिना ये सिर्फ एक कागजी विचार ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक मामला या नियम बदलने की साधारण प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ये एक राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति का मुद्दा है। अध्ययन सामग्री में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि प्रतीक्षा सूची जैसे नियमों को लागू करवाने के लिए सिर्फ कमरों में बैठकर शिकायत करने या सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़ी व्यवस्था में जड़ता आती है, जब वो एक ही जगह पर रुक जाती है, तो उसे तोड़ने के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की ही जरूरत पड़ती है। तो छात्रों को क्या करना चाहिए? प्रतियोगी छात्रों को अपनी समस्या को केवल आपस की बातचीत तक सीमित नहीं रखना होगा। उन्हें इस पूरी तार्किक बात को अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक पहुंचाना होगा। जनप्रतिनिधियों से मतलब यहाँ उन विधायकों, सांसदों से है ना? हाँ, अब जिलाधिकारियों से भी, जो नीति निर्माण का हिस्सा है। इन्हीं के माध्यम से संबंधित विभागों और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों तक बात पहुंचाई जा सकती है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है और हमें स्पष्ट करना चाहिए कि ये किसी दल विशेष का समर्थन या विरोध करने की बात बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ये कोई राजनीति नहीं है। ये एक आम नागरिक के रूप में उस सिस्टम के साथ संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया है, जो सिस्टम उनके लिए ही बना है। तो संवाद कैसे होता है? जब हजारों की संख्या में छात्र एक साथ मिलकर पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ अपने स्थानीय विधायक या सांसद के पास जाते हैं। जब वे उन्हें समझाते हैं कि वेटिंग लिस्ट लागू होने से उनके ही क्षेत्र के कितने परिवारों का भला होगा और सरकारी पैसे की कितनी बचत होगी। तो ये बात विधानसभा या संसद के पटल तक पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है। मतलब ये सड़क पर उतरकर व्यवस्था को ठप करने की बात नहीं है, ये सिस्टम के ही उपकरणों का इस्तेमाल करके सिस्टम की खामियों को ठीक करने की बात। एकदम। इसे और गहराई से देखें तो जनप्रतिनिधियों पर भी अपनी जनता की बात सुनने का दबाव होता है। जब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाते हैं तो वो ज्ञापन कोई हवा में कही गई बात नहीं होती, वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। हाँ, वो आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। उसे ऊपर भेजना ही पड़ता है और धीरे धीरे ये असर करता है। बिल्कुल। लगातार प्रयासों से ये एक स्थानीय शिकायत से उठकर राज्य स्तर की पॉलिसी का मुद्दा बन जाता है और तभी व्यवस्था में विस्थायी बदलाव आते हैं जो पीढ़ियों तक असर डालते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त और व्यवहारिक रास्ता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन सही तरीके से की गई मांग को अंततः सुना ही जाता है। हाँ, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के मुख्य सूत्रों को एक बार समेट लेते हैं। हमने शुरुआत की थी उस थका देने वाले अंतहीन चक्र से, जो बाहर खड़े उम्मीदवारों के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। फिर हमने समझा कि क्यों लोग सेम ग्रेड पेपर भी नौकरी बदलने को मजबूर होते हैं, खासकर पुलिस या ऐसी अन्य अनिश्चित घंटों वाली नौकरियों की ढांचागत कमियों के कारण, जहां पारिवारिक जीवन और घर के पास की पोस्टिंग का महत्व महज कुछ पैसों या रुतबे से कहीं ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद हमने प्रशासन की उस विफलता को भी समझा कि कैसे इस व्यक्तिगत चुनाव के कारण सैकड़ों सीटें खाली रह जाती हैं। और फिर हमने ये देखा कि प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट इस पूरी उलझन का कितना तार्किक, किफायती और न्याय संगत समाधान है। और सबसे आखिर में ये बात सामने आई कि इस समाधान को हकीकत में बदलने के लिए एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सही मंच तक पहुंचाने की सख्त जरूरत है। सब कुछ बहुत अच्छे से समेट लिया आपने, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जो शायद इन तमाम प्रशासनिक समस्याओं से भी थोड़ा ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या विचार है? देखिए, अभी तक हमने एक सीट, एक नौकरी और व्यवस्था की खामियों को सुधारने के तकनीकी पहलुओं पर बात की, लेकिन अगर नजरिए को थोड़ा और व्यापक किया जाए
तो क्या समाज के रूप में ये सोचने का समय नहीं आ गया है कि ये अंतहीन दौड़ और युवाओं पर पड़ने वाला भयानक मानसिक तनाव शायद इसलिए है क्योंकि सफलता की परिभाषा को बहुत सीमित कर दिया गया है? ये तो है। क्या हमने सफलता को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के एक छोटे से खांचे में कैद नहीं कर दिया है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। कल्पना की जा सकती है कि अगर समाज में अन्य क्षेत्रों के काम को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कोई नौकरी हो, अपना खुद का कोई छोटा व्यवसाय हो या कला और रचनात्मकता से जुड़ा कोई काम हो, अगर उन सबको भी सम्मान मिले, हाँ, अगर उन सभी को भी वही सामाजिक सुरक्षा, वही सम्मान और वही गरिमा मिलने लगे जो एक सरकारी अधिकारी की कुर्सी को मिलती है, तो क्या ये अंतहीन दौड़ अपने आप धीमी नहीं पड़ जाएगी? बिल्कुल पड़ जाएंगी। क्या तब युवा अपनी ऊर्जा उस मुश्किल वीडियो गेम को बार बार खेलने में बर्बाद करने के बजाय किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं लगाएंगे जो वास्तव में उनके हुनर और उनकी खुशियों से मेल खाता हो? इस विचार पे तो गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले इस बारे में जरूर सोचें। और इसी वैचारिक मंथन के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वो मुश्किल वीडियो गेम शायद तभी हमेशा के लिए खत्म होगा जब हम सिर्फ लेवल पार करने के बजाय उस गेम के नियम और उसकी अहमियत को ही बदल दें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।